हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस मेगा माइंड क्लास में। तो दोस्तों आज हम ज्योग्राफी के पहले चैप्टर की बात करेंगे। और दोस्तों जैसा कि हमने आपसे बोला था कि आपको डेली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल के मतलब आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और होम साइंस के जितने भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एंड दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको पढ़ा दिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। तो आपका दोस्तों आज ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। और दोस्तों जितने क्वेश्चन है इतने ही क्वेश्चन ऑथेंटिक है। ज्यादा भीज बढ़ाने के प्रयास से क्वेश्चन को और ज्यादा ढेर नहीं लाया गया है। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम 110% जरूरी है वही क्वेश्चन दोस्तों यहाँ लाया गया है। तो दादा दोस्तों दिमाग नहीं लगाना है कि बस 25 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, 30 ही क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन आएगा। हाँ, इतना ही से क्वेश्चन आएगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन आज तक ज्यादा नहीं बना इस चैप्टर से, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने की संभावना हो पाएगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। मतलब आपको हम समझाने का यह प्रयास कर दोस्तों कर रहे हैं कि ये जो आपका चैप्टर का नाम है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, दोस्तों इससे 25 से 30 क्वेश्चन ही बुक से बनते हैं, एनसीईआरटी से। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इतना ही क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हर साल प्रति वर्ष रिपीट होते हैं, इतना ही क्वेश्चन। इससे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहते हैं हाँ 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है, बिल्कुल बकवास बातें हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी हो नहीं सकता। इतना ही क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वन शॉट्स मतलब इतने, मतलब ये ज्योग्राफी में वन शॉट्स का मतलब ये हुआ कि इतने ही क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन नहीं है। आपको इतना क्वेश्चन गांठ बांध कर रख लेना है एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, इसी में से आएगा तब फिर आएगा। आप एक बार लेक्चर सुन लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब दोस्तों पहले क्वेश्चन की बात करने से पहले ध्यान दीजिएगा, आपका चैप्टर का नाम है मानव भूगोल। मतलब यहाँ दोस्तों हम जिस भूगोल की बात कर रहे हैं उसमें आपका ह्यूमन का शामिल होना नेसेसरी है, मानव का होना शामिल मतलब उसमें होना नेसेसरी है। मतलब ऐसा भूगोल जिसमें मानव स्वयं आ जाए उसको बोलते हैं मानव भूगोल। या इसका परिभाषा अगर बात किया जाए दोस्तों तो मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अर्थात मानव भूगोल में मानव पृथ्वी से पूरी तरह से संबंधित होता है और उसके प्रभाव को आजीवन झेलते रहता है। यही इसका शुद्धतम परिभाषा है। बाकी इस ये कथन है मेन तौर पे, लेकिन परिभाषा के तौर पे इसको आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मानव भूगोल का पहला क्वेश्चन कह रहा है मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? ध्यान दीजिएगा। एक तरह से आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं। आप दोस्तों मानव भूगोल में इस परिभाषा को लिख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों जर्मनी का विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल की परिभाषा है, मानव पूरी तरह सर्वत्र रूप से वातावरण से संबंधित होता है। ये भी आप लिख सकते हैं। और उसमें उन्होंने ये भी कहा था अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफिया में, आपको ध्यान होगा एंथ्रोपोजियोग्राफिया में उन्होंने ये भी कहा था कि मानव इस प्रकृति के पूरी प्रभाव को आजीवन अपने आप झेलते रहता है। ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों यह कथन कुमारी एलन सैंपल का है जो इनकी शिष्या हुआ करती थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मतलब मानव भूगोल के बारे में आपसे इर्द गिर्द दोस्तों सारे क्वेश्चन घूमते नजर आएंगे। ध्यान दीजिएगा। मानव भूगोल का जनक किसको दोस्तों बोलते हैं? तो मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल को बोलते हैं। फ्रेडरिक रेटजेल को बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। इनकी दोस्तों पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफिया। एंथ्रोपोजियोग्राफिया इनकी पुस्तक है। ध्यान दीजिएगा। इन्हीं पुस्तक में दोस्तों इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दिया और कहा कि मानव सर्वत्र रूप से, मानव क्या बोला इन्होंने? मानव सर्वत्र रूप से वातावरण से संबंधित होता है और दोस्तों वातावरण के प्रभाव को एक मानव आजीवन झेलते रहता है, मूक बनकर, गूंगा बनकर। ठीक है, यही इनकी परिभाषा थी एंथ्रोपोजियोग्राफिया में। और इसी के तर्ज पर दोस्तों इनकी शिष्या कुमारी एलन सैंपल ने मानव भूगोल की एक और परिभाषा दी और उन्होंने उसमें कहा मानव भूगोल क्रियाशील मानव और पृथ्वी के अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन इन्होंने कहा था। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हंटिंगटन के बारे में भी क्वेश्चन आगे बनेगा, आपसे टेंशन नहीं लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कार्ल रिटर का संबंध दोस्तों किस देश से है, तो ध्यान दीजिएगा कार्ल रिटर का संबंध दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ल रिटर का संबंध दोस्तों जर्मनी से है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नंबर में पूछा है।
आप भ्रम में रहिएगा। 2 नंबर में कैसे पूछ सकता है? 2 नंबर में क्वेश्चन था कार्ल रिटर का संबंध किस देश से है? एक शब्दों में आंसर दें। दोस्तों कार्ल रिटर का संबंध जर्मनी से है और इनका भी संबंध कहीं ना कहीं मानव भूगोल की परिभाषा से है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर ये तो खैर ऑब्जेक्टिव है, ये तो खैर दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की दोस्तों बात करिएगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका जितना सब्जेक्टिव बनेगा मानव भूगोल का, पहला सब्जेक्टिव है आपसे मानव भूगोल क्या है, ध्यान दीजिएगा। मानव भूगोल से संबंधित पहला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, मानव भूगोल क्या है, ठीक है। बिल्कुल इजी देसी भाषा में आपको याद करवा दिया जाएगा मानव भूगोल की परिभाषा। अब इसको दोस्तों पूछने का तरीका कई तरह से पूछता है एग्जाम में कई तरह से पूछता है। क्या पूछता है? मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं? मानव भूगोल को परिभाषित करें, ऐसे पूछता है। आपका 2 नंबर में क्वेश्चन क्या बन जाएगा? निश्चयवाद क्या है। क्या बोलेगा? निश्चयवाद क्या है या निश्चयवाद की विचारधारा क्या है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है? प्रकृति के घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। अब इसमें हर चीज पे हम प्रकृति को खेल लेंगे, प्रकृति का संसाधनों का दोहन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 3 तरह से क्या है? तीसरा में दोस्तों संभववाद की परिभाषा है। संभववाद की परिभाषा क्या है? इसमें मानव को महत्वपूर्ण कहा गया है। मानव को कहा गया है कि इसके लिए दोस्तों हर जगह संभावनाएं हैं। एक मानव के लिए कहीं भी अनिवार्यता नहीं है। मानव संसाधन का दोहन करने के लिए मतलब फ्री है, लेकिन इतना ना अधिक दोहन कर ले कि आर्थिक तंगी हो जाए, ऐसी दशा हमारे सामने खड़ी हो गई है। ऐसा भी नहीं करना है। और चौथा दोस्तों क्वेश्चन, ये दो ध्यान दीजिएगा, ये सब 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इन दोनों को मिलाकर दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्वेश्चन क्या बनता है? वो क्वेश्चन बनता है दोनों को मिलाकर नॉन निश्चयवाद। क्या बनता है? नॉन निश्चयवाद की परिभाषा। और दोस्तों नॉन निश्चयवाद की परिभाषा दोनों के बीच की विचारधारा है। और यहाँ कहा गया है कि मानव कुछ समय के लिए रुकता है, फिर उसका जाना तय है, अर्थात रुको और जाओ का संकल्पना यहाँ दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था, ध्यान दीजिएगा, जो अमेरिका के थे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपसे ये बन जाएगा 2 नंबर में। 5वां क्वेश्चन क्या बनेगा? मानव का प्रकृतिकरण या प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं, ये आपसे इसमें क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बस उससे ज्यादा क्वेश्चन बकवास क्वेश्चन है, आपको याद नहीं करना बिल्कुल, क्योंकि आपको सॉल्व वही करना है जो आपको एग्जाम में आएगा। आपको वहां दिया रहेगा परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें और इतने इतने क्वेश्चन का इतना में आपको आंसर देना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है छोड़ देना है, दिमाग में लगाना है। अगर उसके इर्द गिर्द एक और क्वेश्चन हमको आ रहा है हमको वो सॉल्व करना है। अब बैठ कर ऐसे भाई साहब बता दे, भाई साहब हमको यही बनाना है, यही बनाना है, फिर आपसे क्वेश्चन बन गया, टाइम लॉस। एक बार टाइम चला गया, फिर दूसरे में देखिएगा, भाई तेने देखा देना रे, तू देखा देना रे, ठीक है। तो फिर ऐसे आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। अब उदा ब्रह्मचारी बिल्कुल नहीं बनना है कि बस हम कसम खा के आए हैं 1 से 100 तक बना के जाएंगे तो फिर हो गया कल्याण। 1 से 30 में 15 क्वेश्चन का उत्तर परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में दें, 15 ही बनाएंगे हम। 15 में पहले वो देखें, पहले जो हमको आ रहा है वो बनाएंगे, फिर जो नहीं आ रहा है उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जियोग्राफी शब्द किसने दिया, ध्यान दीजिएगा। अगर दोस्तों भूगोल की बात करें, खैर अभी हम मानव भूगोल की बात करें, लेकिन दोस्तों अगर भूगोल की बात करें तो दोस्तों भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। इसको बोलते हैं भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों आधुनिक मानव भूगोल का जनक, क्या बोले अभी हम, लेकिन दोस्तों व्यवस्थित तौर पे व्यवस्थित तौर पे भूगोल की परिभाषा देने का श्रेय इरेटोस्थनीज्म को दिया जाता है। इसलिए भूगोल का जनक, व्यवस्थित रूप से जनक इरेटोस्थनीज्म को कहा जाता है। इरेटोस्थनीज्म को कहा जाता है, ठीक है। और इनकी पुस्तक जियोग्राफिया थी। क्या थी? इन्होंने अपनी पुस्तक जियोग्राफिया में, किसमें? इन्होंने अपनी पुस्तक जियोग्राफिया में भूगोल को परिभाषित किया था। यही क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपसे कोई पूछ दे मानव भूगोल का जनक हिकेटियस है, व्यवस्थित रूप से मानव भूगोल के जनक, सॉरी व्यवस्थित रूप से भूगोल के जनक कौन है दोस्तों? तो वो इरेटोस्थनीज्म है। मानव भूगोल, सॉरी केवल भूगोल बता रहे हैं आपको। तो ज्योग्राफिया का लेखक कौन है दोस्तों? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इरेटोस्थनीज्म है, ध्यान दीजिएगा। इनकी पुस्तक ज्योग्राफिया है। अगर आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि कॉस्मस, कॉस्मस किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो कॉस्मस हम्बोल्ट की पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा।
कॉस्मस हम्बोल्ट की पुस्तक है, इसको भी आप लोग गांठ बांध लीजिएगा। कॉस्मस हम्बोल्ट की पुस्तक है, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने दोस्तों क्या किया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। हम फिर बता दे रहे हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा। आपका मानव भूगोल का पहला चैप्टर, सॉरी, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी है, मानव भूगोल है, आपसे इतना क्वेश्चन ही बनेगा, ध्यान दीजिएगा। संभववाद शब्द दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संभववाद क्या होता है पहले समझ लेते हैं कि संभववाद की परिभाषा क्या होती है। संभववाद की दोस्तों परिभाषा क्या होती है, समझ लीजिए संभववाद क्या होता है। दोस्तों संभववाद की विचारधारा में ऐसा कहा गया है कि मानव के लिए हर जगह संभावनाएं हैं, कहीं भी अनिवार्यता नहीं है। मतलब मानव इस पृथ्वी की संसाधन को चुनने के लिए स्वतंत्र है, उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है, उसके लिए कहीं लिमिटेशन नहीं है। और दोस्तों इस विचारधारा के तहत ही संभववाद को रखा गया है। और दोस्तों इस विचारधारा को फ्रांस के विद्वान लुसियन फेब्रे ने दिया था, फ्रांस के विद्वान लुसियन फेब्रे ने दिया था। आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा विद्वान फ्रांस से संबंधित था, तो लुसियन फेब्रे। या दोस्तों संभववाद की विचारधारा लुसियन फेब्रे ने दिया था, जो फ्रांस के थे। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है तो ये आपको याद कर लेना है कि संभववाद की विचारधारा में दोस्तों किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। हम आपको बार बार एक बात यहाँ रटे हैं अभी, मानव क्या है, स्वतंत्र है। मानव के लिए हर जगह संभावनाएं हैं, कहीं भी लिमिटेशन नहीं है। लेकिन इतना ना अधिक दोहन कर लें संसाधन का, आर्थिक तंगी हो जाए, हमें झेलना पड़े। प्रकृति कहती है हद से ज्यादा दोहन करना आर्थिक क्षति, आर्थिक संकट का बहुत बड़ा रीजन है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों इसमें मानव को सर्वप्रमुख स्थान दिया गया है, मतलब मानवीय घटक महत्वपूर्ण माना गया है। यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम। संभववाद की विचारधारा में मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, बिल्कुल ध्यान से रख लेना है, ठीक है। हाँ संभववाद किससे, विडाल डी ला ब्लॉस भी संबंधित है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इतना क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि संभववाद की विचारधारा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों संभववाद की विचारधारा में मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, वहीं आपसे, ठीक है। और यहाँ पे कथन भी ये वाला पूछा हुआ है कि किस विचारधारा का कहना है कि मानव के लिए हर जगह संभावनाएं है, कहीं भी अनिवार्यता नहीं है। संभववाद की विचारधारा में ध्यान दीजिएगा, फ्रांस का था बेचारा, बेचारा अंकल, सॉरी चचा जो भी थे। कर है दोस्तों संभववाद, देखिए क्वेश्चन यही तो है सेम, चलो अच्छा सेट किया क्वेश्चन। कर है संभववाद की विचारधारा में किस घटक को अवधारणा में महत्वपूर्ण माना गया दोस्तों। तो दोस्तों संभववाद की विचारधारा में मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन दोस्तों ऑप्शन बी इसका तो आंसर हो जाएगा, आपने तो इसको पढ़ लिया है। प्राकृतिक घटक को दोस्तों निश्चयवाद की विचारधारा में महत्वपूर्ण माना गया है, निश्चयवाद की विचारधारा में दोस्तों महत्वपूर्ण माना गया है। और दोस्तों निश्चयवाद में यह कहा गया है कि मानव पूरी तरह पूरी तरह प्राकृतिक वातावरण से संबंधित होता है और उसके प्रभाव को आजीवन झेलता रहता है। यह निश्चित है कि उसका प्रभाव मनुष्य को झेलना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों निश्चयवाद की विचारधारा में प्राकृतिक घटक को बिल्कुल महत्वपूर्ण माना गया है, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों निश्चयवाद और संभववाद की दोनों की बीच की विचारधारा से क्या बन गया है, नौ निश्चयवाद की विचारधारा बनी है, नौ निश्चयवाद की विचारधारा बनी है। और दोस्तों नौ निश्चयवाद की विचारधारा में मानवीय और प्राकृतिक को एक साथ रखा गया है और कहा गया है कि एक समय बाद मनुष्य कुछ समय के लिए इस धरती पर ठहरता है, अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानव ठहरता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, फिर वह प्राकृतिक के उपयोग किए गए संसाधनों के रूप के माध्यम से ही उपयोग करने के पश्चात चला जाता है। अर्थात दोस्तों नौ निश्चयवाद को रुको और जाओ का निश्चयवाद भी कहा जाता है, रुको या जाओ का निश्चयवाद भी कहा जाता है। और दोस्तों नौ निश्चयवाद की परिभाषा दिया था अमेरिका के भूवैज्ञानिक ग्रिफिथ टेलर, ध्यान दीजिएगा।
ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, ये भी आप लोग गांठ बांध लीजिएगा, ग्रिफिथ टेलर। इससे बाहर बिल्कुल कुछ नहीं आएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको इतना क्वेश्चन गांठ बांध लेना है। संभववाद की विचारधारा लुसियन फेब्रे ने दिया था, उसमें मनुष्य के लिए हर जगह संभावनाएं हैं, कहीं भी लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में लिमिटेशन जरूरी है इंसान के लिए, बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो आर्थिक तंगी के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। मिला कोरोना, उसका चाचा भतीजा नाना सब आया सब, ठीक है, थाली बाली सब पीटा हम लोग। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, नौ निश्चयवाद में दोनों घटक को महत्वपूर्ण माना गया है और निश्चयवाद में प्राकृतिक घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, ध्यान दीजिएगा। और ग्रिफिथ टेलर दोस्तों, ग्रिफिथ टेलर का संबंध नौ निश्चयवाद से अमेरिका के थे, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक मानव भूगोल। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मानव भूगोल कह देगा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कि मानव भूगोल का जनक दोस्तों किसको बोलते हैं, या कह देगा आधुनिक मानव भूगोल का दोस्तों जनक किसको बोलते हैं, ये भी गांठ बांध लीजिएगा। आधुनिक मानव भूगोल या दोस्तों मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रैटजेल को कहा जाता है। जर्मनी के दोस्तों फ्रेडरिक रैटजेल को कहा जाता है। अब ये हम क्यों बता रहे हैं इतना डीपली ये क्वेश्चन, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। आप हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल, सब सब्जेक्ट को देखना है। फ्रेडरिक रैटजेल गांठ बांध के याद कर लीजिए, फ्रेडरिक रैटजेल। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि फ्रेडरिक रैटजेल का संबंध दोस्तों किस देश से है, तो दोस्तों जर्मनी से है। और इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफिया में, इन्होंने क्या किया दोस्तों, अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफिया में इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी और कहा कि मानव पूरी तरह वातावरण से संबंधित होता है। बार बार यही कथन इसलिए हम रट रहे हैं क्योंकि ये कथन ही जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। फ्रेडरिक रैटजेल, इसलिए दोनों को जनक ही हम फ्रेडरिक रैटजेल को बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, फ्रेडरिक रैटजेल, ठीक है। कुमारी एलन सैंपल ने क्या बोला था, अभी आपको हम बताई ही है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, अर्थात मानव पृथ्वी का दास बना हुआ है। क्या है, पृथ्वी का दास है, इन्होंने यही कहा था। अगर वारेनियस की दोस्तों बात करें तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, वो पुस्तक बदनाम है। पुस्तक का नाम क्या है, जनरेलिस, क्या जनरेलिस नाम है। हाँ ऐसे नाम है, ऐसे क्वेश्चन इसमें होगा मेरे ख्याल से, क्वेश्चन दिए तो टाइप करने वाला टाइप जरूर किया होगा इसमें क्वेश्चन, ठीक है। इसकी पुस्तक है, हमारे बारे में हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक। बिल्कुल बताए हुए हम, क्या आपको क्या बताएं अभी हम कि निश्चयवाद और, अभी बताएं आपको हम, निश्चयवाद और निश्चयवाद और संभववाद के मिलने से जिस विचारधारा को ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, जिस विचारधारा को ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, अमेरिका के थे ग्रिफिथ टेलर, जिस विचारधारा को दोस्तों ग्रिफिथ टेलर ने दिया था उसी का नाम है क्या दोस्तों, नौ निश्चयवाद। क्या नाम है, नौ निश्चयवाद। और इसमें इन्होंने कहा था कि मानव कुछ समय के लिए, क्षणिक समय के लिए इस पृथ्वी पर टिकता है और वो क्या करता है, प्रकृति के दिए गए उपहार को, ठीक है, प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, फिर कुछ समय बाद चल जाता है। उसको बोला गया नौ निश्चयवाद। क्या बोला गया, नौ निश्चयवाद। और यह दोनों के बीच की विचारधारा है, ध्यान दीजिएगा, नौ निश्चयवाद, या इसी को बोला गया रुको और जाओ का निश्चयवाद। क्या बोला गया, रुको या जाओ का निश्चयवाद बोला गया। बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि निश्चयवाद की विचारधारा में दोस्तों प्राकृतिक घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, गांठ बांध लीजिएगा। और दोस्तों संभववाद में मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, ये भी गांठ लीजिएगा। जब दोनों को मिला के बन गया नौ निश्चयवाद दोस्तों, तो यहाँ पे दोनों घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन ए और बी इज द राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है इसके प्रवर्तक कौन थे दोस्तों, अमेरिका के ग्रिफिथ टेलर थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी इनके बारे में आपको बता दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है नियतिवाद के विचारक कौन थे। इनमें से तो ऑप्शन हाँ सही है दोस्तों, नियतिवाद के विचारक इकांट भी हैं, रैटजेल भी हैं, कार्ल रिटर भी हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान देने योग्य बात यह है, भाई साहब बोलिए,
ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कार्ल रिटर का संबंध दोस्तों किस देश से है, तो ये दोस्तों जर्मनी से है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। आप सोच रहे होंगे इतना ही क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, दोस्तों इजी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। आप एक एक एक्सप्लेनेशन को देखिए, हमें वो जरूरी है। आपको क्वेश्चन जरूरी है, हमें एक्सप्लेनेशन जरूरी है, क्योंकि हमें यही चाहिए बस। इर्द गिर्द क्वेश्चन ही बनता है, हुबहू क्वेश्चन कभी नहीं बनना, खत्म। जो जमाना गया 2017 से पहले का, अब जमाना बहुत टफ हो गया है। क्वेश्चन के लेवल की बात कर रहे हो, बाकी आप तो देख ही रहे हो किस कलर का कपड़ा पहने वैसा ऐसा रील निकाल देता है सब पगला। देखिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, समझ में ना आता है नौ निश्चय। हम तो खैर व्हाइट कपड़ा पहने हैं। क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर, कहाँ गया रे ससुरा। क्वेश्चन है एंथ्रोप्रोजियोग्राफिया, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। एंथ्रोप्रोजिया हंसता है सब देख के वीडियो। एंथ्रोप्रोजियोग्राफिया दोस्तों क्या है, यह पुस्तक किनकी है दोस्तों, यह पुस्तक फ्रेडरिक रेटजेल की है। हाँ, हम वही फ्रेडरिक रेटजेल की बात कर रहे हैं दोस्तों, हम उन्हीं फ्रेडरिक रेटजेल की बात करें। एक मिनट, यहाँ कुछ क्वेश्चन गलती बता दिया था क्या, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ कोई क्वेश्चन गलती बता दिया था क्या। फ्रेडरिक रेटजेल, एक मिनट, फ्रेडरिक रेटजेल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बताया गया था फ्रेडरिक रेटजेल। हाँ, और यही क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे रिपीट हो गया है, यही क्वेश्चन यहाँ। एंथ्रोप्रोजियोग्राफिया के लेखक कौन है दोस्तों, तो फ्रेडरिक रेटजेल है। ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दिया था, और इन्हें क्या बुलाया था दोस्तों, इन्हें मानव भूगोल का जनक प्लस आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक मानव भूगोल का जनक, मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन इन्होंने कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम बिल्कुल नहीं है ह्यूमन ज्योग्राफी से। ह्यूमन ज्योग्राफी इनमें से कौन संबंधित नहीं है, स्थानिक संगठन अन्वेषण बिल्कुल है, क्षेत्रीय विभिन्नता ये तो बिल्कुल होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, मात्रात्मक क्रांति का संबंध कभी भी मानव भूगोल से नहीं होता, ना कभी होगा। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन लोगों और पर्यावरण के बीच, निम्नलिखित में से कौन लोगों और पर्यावरण के बीच, इन्वायरमेंट के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। लोग और मतलब मानव और प्रकृति के बीच, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मानव और प्रकृति के बीच इनमें से क्या आ सकता है दोस्तों, तो मानव और प्रकृति के बीच इनमें से प्रौद्योगिकी को हम ला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रौद्योगिकी को ला सकते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रौद्योगिकी को हम ला सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब। ध्यान दीजिएगा, अगला दोस्तों क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मानव प्रकृति का, दोस्तों दा से ध्यान दीजिएगा, कुमारी एलन सैंपल, जिसने कहा था मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के दोस्तों परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, उन्होंने ही कहा था मानव प्रकृति का दास है, और वह आजीवन प्रकृति के प्रभाव को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से झेलते रहता है आजीवन। मतलब इन्होंने कुमारी सैंपल, अरे हट रे ससुरा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कुमारी सैंपल ने कहा था, कुमारी सैंपल, एलन सैंपल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है, ज्योग्राफी का वर्णन कौन नहीं करता है, समकलात्मक अनुशासन बिल्कुल करता है, ह्यूमन और इन्वायरमेंट ये बिल्कुल करता है, प्रौद्योगिकी बिल्कुल करता है, नहीं करता है, एक मिनट, प्रौद्योगिकी। अब ज्योग्राफी का वर्णन इसमें कौन है, भूगोल के तहत इसमें से कौन नहीं आता है, ये आता है मानव, ये तो बिल्कुल आएगा, प्रौद्योगिकी बिल्कुल आएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए ऐसे क्वेश्चन को 70 क्वेश्चनों की संख्या में इसको छोड़ देना ही सही है। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बता रहे हैं हम लोग के लिए तो खैर, मेरे लिए क्या, मैं आप लोग के लिए बता रहे हैं, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगा, नहीं आता है छोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अपवाद की सबसे, कौन सा एक भौगोलिक सूचना का, ये कीवर्ड है उसका, भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, इनमें से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, यात्रियों का वितरण बिल्कुल है, प्राचीन मानचित्र बिल्कुल है, प्राचीन महाकाव्य और चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। भौगोलिक सूचना का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
लेकिन आप बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या हो सकता है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या हो सकता है। हमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बिल्कुल ये लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों भौगोलिक सूचना का स्रोत, क्षेत्रों का वितरण, बिल्कुल प्राचीन महाकाव्य, सब चीज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए ऐसे आपके लिए घर के लिए क्वेश्चन देंगे हम, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन है, कौन एक ह्यूमन ज्योग्राफी की शाखा नहीं है। इनमें से कौन एक मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी की शाखा नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संसाधन भूगोल बिल्कुल है, कृषि में मानव भूगोल आएगा, अधिवास में मानव भूगोल आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, बिल्कुल बिल्कुल आंसर होगा। शुरुआती दौर के कुछ क्वेश्चन थे वो जरूरी थे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इनमें से कौन धात्विक खनिज है। अब देखो ये 2-3 बुक का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन की संख्या अच्छी है, क्वालिटी ठीक है। ऐसा खनिज जिसमें धातु के गुण मौजूद होते हैं, धात्विक अंश ज्यादा होते हैं, उसको बोलते हैं धात्विक खनिज। लोहा, मैग्नीज और तांबा, लोहा, मैग्नीज और तांबा। ऑप्शन डी इज द रॉन्ग या राइट। धात्विक खनिज कौन सा है, तांबा भी दोस्तों धात्विक खनिज में नहीं आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल देखिए समझ के बनाना है क्वेश्चन। किस परिवार की, दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन मेरे करना अर्जुन की तरह, बिल्कुल ये सब क्वेश्चन है, इसके आगे भी होगा मेरे ख्याल से। इसका क्वेश्चन ये वाला है, नहीं ये ठीक है। दोनों क्वेश्चन को हम बोले थे रखने के लिए, दोनों क्वेश्चन काफी जरूरी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में 4 प्रकार की भाषा परिवारों की जनसंख्या पाई जाती है। पहला भारतीय यूरोपीय, दोस्तों क्या देखिएगा, पहला भारतीय यूरोपीय है, दूसरा भारतीय यूरोपीय है, ऑस्ट्रिक, भारतीय यूरोपीय है, द्रविड़ है, ऑस्ट्रिक है, चीनी, तिब्बती। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक भाषा परिवार की जनसंख्या भारतीय यूरोपियों की है, ध्यान दीजिएगा। और सबसे कम किसका है, चीनी तिब्बती का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन गांठ बांध लीजिएगा, सबसे अधिक किसका है, भारतीय यूरोपीय का है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और सबसे कम चीनी तिब्बती का है, ये भी क्वेश्चन गांठ बांध लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सामाजिक सोशल ज्योग्राफी की उप शाखा नहीं है, सोशल ज्योग्राफी। इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की दोस्तों उप शाखा नहीं है, सामाजिक भूगोल की उप शाखा नहीं है। सामाजिक भूगोल की उप शाखा बिल्कुल किसमें से कौन नहीं है दोस्तों, संसाधन भूगोल है, बिल्कुल है, संसाधन भूगोल होगा इसका आंसर, ध्यान दीजिएगा। और इनमें से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। चलिए चिकित्सा भूगोल, मेरे ख्याल से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। इनमें से सामाजिक भूगोल की ये शाखा नहीं है, लेकिन गलत जवाब मेरे ऑप्शन बी होगा। सामाजिक भूगोल की शाखा कौन, सैन्य भूगोल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्थानिक संगठन, स्थानिक संगठन क्या है। क्वेश्चन है, स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। दोस्तों अगर ये आंसर ऐसे काट दें हम, अब बोल दें आपसे क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, 1990 का दशक भूगोल में किस नाम से जानते हैं, तो उत्तर आधुनिकतावाद के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन गांठ बांध लीजिएगा, 1990 के दशक को उत्तर आधुनिकतावाद के नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। और स्थानिक संगठन के रूप में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1950 से 60 के दशक को माना जाता है, बिल्कुल सही जवाब। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, नॉन निश्चयवाद, ये सब बदनाम क्वेश्चन है। संभववाद और निश्चयवाद के बीच की विचारधारा को विद्वान भूवैज्ञानिक ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, बोला था नॉन निश्चयवाद की परिभाषा ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस नॉन निश्चयवाद की विचारधारा में प्राकृतिक और मानवीय दोनों महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सामाजिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है। दोस्तों सामाजिक भूगोल का कौन क्षेत्र नहीं है, सैन्य भूगोल नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक, बिल्कुल सही। आपसे क्वेश्चन यही मतलब तो पूछेगा, आधुनिक मानव भूगोल पूछ दिया, या मानव भूगोल पूछ दिया, एंथ्रोपोजियोग्राफिया के लेखक पूछ दिया, क्या आंसर होगा,
फ्रेडरिक रेटजेल होगा, फ्रेडरिक रेटजेल, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकृति और मानव के बीच, नेचर एंड ह्यूमन, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, बता दीजिए। प्रकृति और मानव के बीच सबसे महत्वपूर्ण तकनीक होगा, बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन हर बच्चे को याद होना चाहिए, जो नहीं याद है आप वो पढ़िए, बाकी क्वेश्चन सबका होना चाहिए सब चीज। कौन मानव भूगोल की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? अरे हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, 2 GB नेट, 5G फोन, चार्जर, फुल रिचार्ज जबरदस्त तरीका से, लेकिन ये हमारी हमारी मोनोपोली है दोस्तों। लेकिन हमें मुख्य रूप से न्यूनतम आवश्यकताओं की पहुंच तक हमें जानी चाहिए। रोटी कपड़ा मकान हमें चाहिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो रोटी कपड़ा मकान हमें चाहिए, हम बाद में ले लेंगे 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर, हाँ या ना? ऑप्शन ये नहीं होगा। अरे हमें क्या मूल मानव की मूल आवश्यकता इनमें से क्या नहीं है? रोटी कपड़ा मकान है, फिर रोटी कृषि से आ जाएगा, गृह निर्माण, घर में रह लेंगे, हो जाएगी हमारी सुरक्षा, वस्त्र ओढ़ लेंगे, बाद में देखेंगे परिवहन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए नहीं होगा इसमें, हमारी मूल आवश्यकता ये नहीं है, ये तीनों है, बिल्कुल सही जवाब है। ये सब क्या है? और रही बात 5G फोन की, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आज ऐसा हो गया है कि क्या बताओ यार, फोन में 5 दिन रिचार्ज खत्म हो जाए, 5 दिन, मुंह के बल फोड़ के भुभुन फोड़ लेगा आदमी, इतना तक लगता है कि दुनिया से सब दुनिया इधर उधर हो जाएगा रिचार्ज नहीं हुआ तो। मात्रात्मक क्रांति का संबंध किससे? ह्यूमन ज्योग्राफी से है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कौन सा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मानव भूगोल संभववाद है, प्रत्यक्षवाद है, ओ सॉरी, ऑप्शन डी इज राइट, समुद्र विज्ञान नहीं है मानव भूगोल। हम इसमें आते ही नहीं है, पहली बात इसमें कहीं मानव काम ही नहीं है, पहली बात ये तो क्वेश्चन है। लुसियन फेब्रे का संबंध फ्रांस के सबसे बड़े विद्वान थे, अरे सबसे बड़े कौन सी विद्वान थे, उन्होंने दिया संभववाद, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संभववाद की विचारधारा में मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रेडरिक रेटजेल, अरे जर्मनी का था विद्वान, जर्मनी का था, ध्यान दीजिएगा। फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जनक, मानव भूगोल का जनक या आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। और दोस्तों इन्हीं की पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफिया, ध्यान दीजिएगा, एंथ्रोपोजियोग्राफिया इन्हीं की पुस्तक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लगभग 30 क्वेश्चन था, और दोस्तों ये 30 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, गांठ बांध लीजिएगा। मतलब मेरे कहने का ये अर्थ है कि आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्लियर करा दिया जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप कहीं पढ़ते हो उससे मतलब नहीं है, एक बार यहाँ पढ़ के देखो, समझ ना आए तो मतलब कहना ठीक है, लेकिन समझ में आएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, गरीब का भला हो जाए 5 लोगों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।